रिसर्च एंड एनालिसिस विंग या रॉ इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है जो बहुत ज्यादा सीक्रेसी में काम करती है, सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर। दुनिया भर की दूसरी एजेंसीज की तरह नहीं, रॉ वो पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है और इसका बजट और ऑपरेशंस क्लासिफाइड है। ये जो आजादी है, इससे रॉ तेजी से और सोच समझकर फैसले ले पाती है नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में। रॉ का मेन मिशन है फॉरेन इंटेलिजेंस जमा करना, कोवर्ट ऑपरेशंस करना और जरूरी जानकारी देना जिससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी तय हो सके। इसके ऑपरेटिव्स दुनिया भर में अंडरकवर काम करते हैं, पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पर नजर रखते हैं, उन जगहों पर जो इंडिया के फायदे के लिए जरूरी है। काउंटर टेररिज्म और काउंटर प्रोलिफरेशन इनके मेन फोकस है। रॉ ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है ताकि खतरों का पहले से पता लगाकर उन्हें खत्म किया जा सके, इससे पहले कि वो इंडिया की जमीन तक पहुंचे। एजेंसी के ये अंदाजे इंडिया की स्ट्रेटेजिक तैयारी के लिए बहुत जरूरी है ताकि देश इस मुश्किल ग्लोबल दुनिया में एक कदम आगे रहे। रॉ 1968 में बनी थी, जब 1962 के साइनो इंडियन वॉर और 1965 के इंडो पाकिस्तानी वॉर में इंडिया की इंटेलिजेंस फेल हो गई थी। तब एक खास एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। रामेश्वर नाथ काओ, रॉ के पहले चीफ, उन्हें एक फुर्तीली खास ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम सौंपा गया जो सिर्फ एक्सटर्नल खतरों पर फोकस करे। रॉ को पहली बड़ी कामयाबी 1971 के इंडो पाकिस्तानी वॉर के दौरान मिली, मुक्ति बाहिनी को सपोर्ट करके और ऐसी इंटेलिजेंस देकर जिससे बांग्लादेश बनने में मदद मिली। इससे रॉ की पहचान एक रीजनल पावर ब्रोकर के तौर पर बनी। दशकों से रॉ नए खतरों के हिसाब से खुद को ढालती आई है, टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर और प्रोलिफरेशन, अपनी पहुंच और टेक्निकल काबिलियत को बढ़ाते हुए। इसका यह बदलाव बहुत जरूरी है ताकि वो इस तेजी से बदलती दुनिया में चालाक दुश्मनों का मुकाबला कर सके। रॉ की सीक्रेसी इसके ऑपरेशंस के लिए जरूरी है, लेकिन इससे विवाद भी पैदा होते हैं। ट्रांसपेरेंसी की कमी से ओवरसाइट मुश्किल हो जाती है और लोगों में अटकलें लगने लगती हैं। कामयाबियों को पहचान नहीं मिलती, जबकि नाकामियों या हद से ज्यादा दखल के आरोपों पर बहस छिड़ जाती है। रॉ पर पड़ोसी देशों के मामलों में दखल देने और एथिकल ग्रे जोन्स में काम करने के आरोप लगे हैं। कोवर्ट एक्शंस अपने आप में ही मोरालिटी, कोलैटरल डैमेज और अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। बहुत सी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरह रॉ सीधे पार्लियामेंट को जवाबदेह नहीं है, बल्कि वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है। इससे सीक्रेसी और तेजी से एक्शन तो होता है, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे ओवरसाइट कम हो जाती है और पावर के गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है। नेशनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन हमेशा एक चुनौती बनी रहती है। रॉ के सीक्रेट असर ने इतिहास बदला है, खासकर 1975 में सिक्किम के इंडिया में शामिल होने में, जहां कहा जाता है कि इसने प्रो इंडियन ताकतों की मदद की, एक सेंसिटिव बॉर्डर को सुरक्षित करते हुए। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इसकी नजर, खासकर ऑपरेशन कहूटा के दौरान, इंडिया को जरूरी इंटेलिजेंस दी, हालांकि डिटेल्स अभी भी क्लासिफाइड है। रॉ का काम हाई स्टेक्स और हाई रिस्क वाला होता है, अक्सर उसे पहचान नहीं मिलती, लेकिन इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होता है। एजेंसी पहले से चेतावनी देती है, डिप्लोमेसी में मदद करती है और विदेशों में इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की रक्षा करती है। फिर भी रॉ की सीक्रेसी एथिक्स और अकाउंटेबिलिटी के बारे में लगातार बहसों को हवा देती है। इसके ऑपरेटिव्स परछाई में काम करते हैं, देश की जरूरतों और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बीच संतुलन बनाते हुए। जैसे जैसे ग्लोबल खतरे बदल रहे हैं, वैसे ही रॉ जैसी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज के रोल और ओवरसाइट के बारे में बातचीत भी बढ़ रही है। इंटेलिजेंस के काम में सीक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी के बीच संतुलन के बारे में आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताएं।